चलो आज फिर से हम लोग नए क्लास में ग्राफ का जो कुछ पोर्शन बच गया था, साइन का है, छोटा सा है, वो हम लोग स्टडी करके आज इसको क्या करते हैं, ग्राफ सेक्शन भी क्या कर देते हैं, ख़त्म करते हैं। समझ में आया? पिछला वीडियो ख़राब हो गया था, नहीं अच्छा लुक लाइक नहीं आ रहा था, है ना, कोई बात नहीं। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ट्रिगो पढ़ाए थे ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये सब वो सब। अब देखो बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है मैथ्स के लिए, लेकिन फिजिक्स के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ। बात समझ में आया क्या? अब देखो हमने क्या लिखा है, साइनोसॉइडल ग्राफ, यानी साइन थीटा का ग्राफ बनाना है। समझ में आया? अब ऐसे समझो आप कि यदि y इक्वस टू हम लोग क्या लिख रहे हैं, साइन x, x क्या है, यह रिप्रेजेंट करता है थीटा को, x क्या रिप्रेजेंट करता है, थीटा को। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से तुम लोग देखो और समझाना और बताना तुम लोग हमें, ठीक है? देखो ये x है और ये क्या है, y है। बताओ साइन थीटा का थीटा यदि कितना है, 0 डिग्री, तो बताओ तो कितना होता है ये y, 0 हो जाएगा ना। अब ये कितना होगा, पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो, पाई, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और फिर से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। और इसका वैल्यू यदि 2 पाई हो गया तो फिर से कितना हो गया, 0। बात समझ में आया कि नहीं? यानी हम इसमें ये भी चीज़ बता सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल है क्या, यहाँ पे हम लोग ये भी बता सकते हैं कि यहाँ से जो साइन x का जो रेंज होगा वो लेस देन इक्वस टू कितना होगा, 1, और ग्रेटर देन इक्वस टू कितना होगा, -1। यानी साइन थीटा का जो ग्राफ है 1 और -1 के ही बीच में क्या करेगा, फ्लैक्चुएट करेगा। बात समझ में? तो अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते, ये है y और ये क्या है, x। समझ में आया? अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हम लोग कितना ले लेते हैं, +1, और इसको कितना लेना पड़ेगा, -1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखो और सीखो पहले, है ना। यहाँ देखो 0 पे कितना है, 0 डिग्री पे कितना है, 0 ना, तो यहाँ पे होगा कहीं। पाई बाई 2 पे कितना है, 1, तो यदि 1 यहाँ पे है तो पाई बाई 2 तो इसी के सामने ही ना होगा भाई। नहीं आया समझ में? पाई पे कितना है, 0, तो पाई बाई 2 में ही पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तब ना यहाँ पे पाई मिलेगा, 0 हो गया। अब इसी में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, 3 बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे कितना होता है, -1 आ गया। फिर 2 पाई पे कितना होता है, 0। समझ में आया या अभी भी नहीं आया? तो अब देखो इस सब पॉइंट्स को मिलाओगे तुम तो ऐसे ग्राफ बना कि नहीं बना, देखो नहीं आया समझ में? तो ये जो ग्राफ हो गया वो किसका हो गया, साइन का। बात समझ में आया? तो अब हम लोग यदि हम ध्यान से देखोगे तो ये रहा तुम्हारा y और ये रहा तुम्हारा x। अब ये जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ग्राफ बनते जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये टोटल का टोटल वैल्यू जो होगा, यहाँ से जो टोटल का वैल्यू होगा ये कितना होगा, +1, और ये कितना होगा, -1। यहाँ पे कितना होगा, पाई, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई, ये कितना होगा, 3 पाई, ये कितना होगा, 4 पाई, ये कितना होगा, 5 पाई, ये कितना हो जाएगा, 6 पाई। आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? चलो लिख लो, हो गया। अब पाई बाय, इसमें कोई बात नहीं, यहाँ पे तो बता दिए है ना, बस पाई का हम इंटरवल है, तो सब में पाई बाई 2 आर जोड़ते जाओ, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? चलो अब आगे। अब देखो अपने लोग को क्या करना है, अब कोसाइन का ग्राफ बनना है ना। यानी y इक्वस टू अब कितना लिखना है हमें, cos x। समझ में आया? बार बार मैं बोल चुका हूँ, x कितना है, क्या है, थीटा ही है, तुम्हारा एंगल है। तो यहाँ से देखो ट्रिगो जब पढ़ाए थे ये हम बोल दिए थे ना कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज क्या होता है, एक ही होता है, लेस देन इक्वस टू 1 और ग्रेटर देन इक्वस टू -1। ये तो रेंज हो गया। अब हम यदि x लिखें और यहाँ पे क्या लिखें,
वाई लिखें। समझ में आया? क्या लिखें? एक्स लिखें और वाई लिखें। अब यहाँ पे देख लो 0 डिग्री पे कितना होता है 1, π/2 पे कितना होता है 0, पाई पे कितना होता है -1, 3π/2 पे कितना होता है बोलो 0, और 2π पे कितना हो जाएगा फिर से 1। आया समझ में कि नहीं आया? तो अब यदि हमको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ जो बनाना पड़ेगा हमको, ये रहा x, ये रहा y, फिर से देखो 1 और -1 के ही बीच में ये फ्लैक्चुएट करेगा कि नहीं करेगा? 1 और -1 के ही बीच में फ्लैक्चुएट करेगा। ध्यान बस इतना देना है। अब ध्यान से देखो, जब 0 डिग्री है तो कितना है 1, तो जब 0 डिग्री है तो कितना है 1, ये रहा +1 और ये रहा -1। जब π/2 है तो कितना है 0, तो π/2 कहीं यहाँ पे यदि होगा तो 0 भी यहीं होगा। अब जब पाई है तो 1 -1 है तो -1 है यहीं पे कहीं होगा। 3π/2 पे है तो 0 है तो लोभ है कहीं यहीं पे होगा। पाई ये 3π/2। अब जब कितना होगा 2π तो कितना होगा 1, तो इसके सामने में रख दो 1, तो ये रहा 1। आया समझ में कि नहीं आया? अब जॉइंट कर दो सबका। देखो ग्राफ बना कि नहीं बना? अब ध्यान से यदि तुम फिर से हम इसका ग्राफ यदि हम बनाएं, यहाँ पे देखो ये रहा y, ये रहा x, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से। और ये वैल्यू +1 और ये वैल्यू -1, इसी के बीच में फ्लैक्चुएट करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ में आ गया होगा सब? चलो लिख लिए? चलो अब तुम लोग देखो tan थीटा का ग्राफ है ना। अब यदि हम y = कितना लिखते हैं, tan x लिखते हैं, है ना, तो x फिर से यही tan x ही लिख लो। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे इसका रेंज हम लोग कितना बोले थे बताओ तो? tan x का <∞ ग्रेटर देन -∞। समझ में आया क्या? और ये भी चीज़ हम बताए हुए हैं तुम लोग को। देखो तो x और ये y, x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू π/2 रखोगे तो ये कितना चला जाएगा ∞। अब यहाँ पे कितना रखेंगे पाई, है ना, तो ये फिर से कितना हो जाएगा। तो अपने लोग को इतना कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। समझ में आया? देखो इतना चीज़ समझ में आया ना? जब 0 है तो 0 है, π/2 है तो ∞ है। अब ध्यान से देखो बस, ये y है और ये क्या है x है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ तुम लोग, यहाँ पे कितना होगा बताओ तो? π/2, ये यदि 0 है तो, और इधर यदि होगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो? -π/2 होगा कि नहीं होगा? अब इसको क्या करो, एक लाइन खींच दो, इसको भी क्या कर दो, एक लाइन खींच दो। अब ध्यान से देखो π/2 पे कितना वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ∞, तो ∞ कहीं यहाँ पे ना होगा। नहीं आया समझ में? और 0 जब है तो ये 0 है तो 0 है, 0 है तो नहीं आया शायद समझ में। जब 0 है तो 0 है, जब ∞ है, सॉरी π/2 है तो 0 है। अब इसको यदि हम लोग कर्व करेंगे तो ये तो ग्राफ ऐसे बना। अब ध्यान से देखो फिर से 0 पे, तो फिर से अब यहाँ पे ना -π/2 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? तो -π/2 पे तो कितना हो जाएगा -∞ ना। बोलो क्यों? क्योंकि tan -θ याद आया? कितना लिखते हैं? -tan θ नहीं लिखते हैं। तो -π/2 तो माइनस बाहर आ गया, π/2 पे तो ∞ देता है। लो भाई -∞, अभी भी वैल्यू को समझ में नहीं आया। तो इधर कितना होगा बताओ तो? -∞ ना। तो अब इसको तुम जोड़ोगे तो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं आया समझ में शायद। देखो ∞ अनडिफाइंड है, चलते रहेगा। समझ में आया क्या? तो ये ग्राफ बनता है। समझ में आया tan θ का? चलो लिख लिए। चलो अब यहाँ से ये जो ग्राफिकल सेक्शन होता है ये क्या हुआ हमारा एक्चुअली में ख़त्म। समझ में आया? जो वेरी इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, समझ में आया, सारे चीज़ों को सीखने में। ठीक है, चलो लिखो।
चलिए हो गया ये। अब आगे हम लोग करते हैं। देखो ग्राफ वाला तो ख़त्म हो गया है, एक एक्सपोनेंशियल बच रहा है, बता ही दे क्या? हाँ हाँ, एक लास्ट ही है, लिख ही लो। देखो ध्यान से, सबसे पहला बात, ग्राफ जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है, किस में? फिजिक्स में। और एक्सपोनेंशियल जो हम अभी बता रहे हैं वो भी अच्छा खासा यूज़ होता है मॉडर्न फिजिक्स में, समझ में आया? या जहाँ पे भी ई के पावर एक्स आएगा, ई के पावर बहुत सारा हाफ लाइफ, ये लाइफ, दिस लाइफ, दैट लाइफ, बहुत सारा चीज़ टर्मोलॉजी आएगा जिसमें हम लोग को क्या होगा, सोचना पड़ता है कि कहाँ से कैसे ग्राफ बनेगा। समझ में आया क्या? तो एक्सपोनेंशियल कर्व या ग्राफ, एक्सपोनेंशियल। अब जैसे देखो, ध्यान से देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला क्या लिखा हो रहा हूँ, जैसे y इक्वल्स टू ई के पावर कितना लिख दे रहे हैं, x। कंडीशन बस यही है कि x का वैल्यू जो है ना 1 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, 1 से लेस नहीं। समझ में आया क्या? 1 से क्या है, ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है, तुम ही सोच, देखो दो वैल्यू, कभी भी ग्राफ बनाते हैं ना तो हम लोग, दो वैल्यू ऐसा है जो बहुत खतरनाक है, एक 0 और दूसरा इन्फिनिटी। दोनों पुट करके देखो, अपने आप तुमको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए। समझ में आया क्या? 0 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो भी रखना है तुम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे तुम लोग बताओ किसी का भी पावर 0 है, जैसे y का पावर 0 है, इसका वैल्यू मतलब कितना हुआ, 1। अब बताओ 1800000, इसका पावर भी कितना है, वैल्यू कितना हुआ? बात समझ में आया क्या? यानी दुनिया में किसी का भी पावर कितना हो जाए, 0, तो वैल्यू कितना बना देगा उसका, 1 के बराबर। समझ में आया क्या? अब देखो यहाँ से, और ध्यान से देखना, x और ये y, x का वैल्यू यदि हम लोग 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, e के पावर 0 तो वैल्यू 1। समझ में आया? अब कितना रखते हैं, इन्फिनिटी, तो e के पावर, e का वैल्यू 2.72 होता है। समझ में आया? और उसका पावर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी ही ना देगा भैया। नहीं आया समझ में? दिक्कत हो गया नहीं? हाँ, अब यदि हम इसको कितना रखते हैं बताओ तो, माइनस इन्फिनिटी। तो यदि हम इसका वैल्यू, यदि हम माइनस, देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो y इक्वल्स टू ई के पावर x लिखेंगे। अब माइनस इन्फिनिटी हो जाए तो ऐसे ही लिखेंगे ना। तो अब ये कितना टर्म हो गया बताओ तो, 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। समझ में आया? ये क्रिटिकल वैल्यू है, ये थोड़ा सा टफ वाले चीज़ें है ना। तो इसी दोनों तीनों पे हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, ऐसे समझो, जैसे देखो y इक्वल्स टू एक्स के पावर -1 है, तो इसका मतलब कितना हुआ, 1/x लिखेंगे। तो y इक्वल्स टू, यदि x के पावर कितना है, माइनस इन्फिनिटी, तो कितना लिखेगा, यही तो 1 है ना। तो 1/x के पावर कितना लिखेंगे, इन्फिनिटी। अब ये टर्म तो इन्फिनिटी है ना, क्योंकि e है यहाँ पे x का वैल्यू है ना, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। और 1/∞ कितना होता है, समझ में आया? चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है ना? अब तो अब ध्यान से देखो और अच्छे से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा तुम्हारा y और ये रहा तुम्हारा x। अब एक चीज़ बता भाई, जब 0 है, x का वैल्यू 0 है तो कितना है, 1। तो x का वैल्यू कहीं 0 तो यहीं पर ना होगा यार, तो ये कितना हो गया, 0,1। अब बता x का वैल्यू इन्फिनिटी तो कहीं यहाँ पे ना होगा, तो y भी इन्फिनिटी है, तो y इन्फिनिटी होने के लिए इधर जाएगा। नहीं आया समझ में? ध्यान से देखो, वो x क्या है, माइनस इन्फिनिटी ना, तो इधर ना कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे ना है ये माइनस इन्फिनिटी। नहीं आया समझ में? तो y कितना हो रहा है, 0। तो एग्जैक्टली तो इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है, तो एग्जैक्टली कट नहीं करवा सकते, लेकिन उसको टच करते हुए देखो, ऐसे बना के नहीं बना। बात समझ में आया या नहीं आया? ये चल जाना चाहिए यार, कोई दिक्कत है तो बोलो, है ना। तो ये इसी को कहते हैं हम लोग क्या, एक्सपोनेंशियल कर्व हो गया। बात समझ में आया क्या? चल जाएगा ये, तो यही लास्ट था, इसको ख़त्म करो।
ठीक है, हो गया। अब देखो अभी वाला जो मतलब देखो बेसिक मैथ का सारा पार्ट अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है ना प्ले करता है आपको फिजिक्स को सीखने में। अभी वाला जो है अभी से लेके जब तक फिजिक्स सीखेगा ये जितनी मैथ सीखा है ना ये सारे चीज़ें इसी पे चलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग सीखते हैं कैलकुलस। क्या सीखते हैं? तुम लोग नाम सुना होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कि नहीं सुना है? क्या सुना है? नाम। एक चीज़ तुम लोग बताओ, जैसे हम लोग हेयर कट करवाते हैं ना तो लगभग 1 महीना 1.5 महीना के बाद फिर से बाल बड़ा हो जाता है ना तो काटना पड़ता है फिर से, है ना। अब तुम ये बताओ जैसे ही हम लोग अभी बाल काटे हैं, आज बाल कटवाए, 1.5 महीना के बाद जाएंगे फिर से बाल कटवाने, इस बीच में लगभग 45 डेज का गैप है कि नहीं है हमारे लिए? नहीं है 45 डेज। तो ये जो बाल है तुमको क्या लगता है एक जब लास्ट तुमको उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा आज मेरा मालिक जाएगा बाल कटवाने तो रात में बढ़ लेते हैं, ऐसा होता है क्या? क्या करता है हर सेकेंड हर पल इसमें थोड़ा ना थोड़ा ग्रोथ होते रहता है। नहीं आया समझ में? ऐसे समझो कि जब सब लोग बच्चा होता है, बच्चे जब हम लोग रहते हैं तो छोटा हाइट का रहता है। मान लो कि 2 साल में कोई बंदा है वो 1 फीट का है, कितना का है? मान लो 5 साल है उसका एज अभी और वो 2 फीट का बंदा है, ठीक है। आज रात में उसका बर्थडे है, मतलब 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाएगा ना। तो अब बताओ उसका जो हाइट भी तो साल भर में रुकेगा तो नहीं ना, बच्चा है तो चेंज होगा ना हाइट। तो ऐसा थोड़ी है कि 12 बजे रात बढ़ेगा 1 फीट बढ़ जाएगा, लो 3 फीट का हो गया हो। ऐसा होता है क्या? क्या होता है साल भर उसका हाइट धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। तो साल भर बढ़ता है इसका मतलब क्या? 12 महीना बढ़ा होगा, 12 मंथ भी बढ़ा होगा साल। अरे पूरा ईयर में बढ़ा है ना हाइट, तो इसका मतलब मंथली भी बढ़ा होगा। मंथली बढ़ा है तो आवर में भी बढ़ा होगा, आवर बढ़ा है तो सेकंड में भी, तो हर सेकंड कुछ ना कुछ हाइट उसका बढ़ा होगा ना। समझ में नहीं आया क्या? क्लियर है या कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वही चीज़ सब बताता है। समझ में आया? क्या लिखते हैं हम लोग? कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इसको भी देने वाले न्यूटन ही बाबा हैं। समझ में आया? तो कैलकुलस में कैलकुलस को सीखने से पहले हम लोग पहले एक चीज़ सीखते हैं, फंक्शन। क्या सीखते हैं? फर्स्ट टर्म फंक्शन। समझ में आया? फंक्शन मतलब होता है कि जैसे मान लो आटा चक्की देखा है, उसमें गेहूं डालेगा तो चावल का आटा निकलेगा क्या? गेहूं डालेंगे तो गेहूं का ही आटा निकलता है। बात समझ में आया? चावल डालते हैं तो चावल का ही आटा निकलता है। तो यानी फंक्शन कौन कर रहा है? मशीन फंक्शन कर रहा है ना अपने तरीके से। बात समझ में नहीं आया शायद? कोई दिक्कत है? तो अब देखो फंक्शन होता है क्या ये समझो। अब एग्जाम्पल से समझाएंगे और अच्छे से। जैसे देखो y इक्वल टू लिखे हैं 2x + 3। क्या लिखे हैं? y इक्वल टू 2x + 3। अब ध्यान से देखो, अब तुम x का वैल्यू यदि कितना रखता है 0 तो y का वैल्यू कितना लिखेगा? 2 × 0 + 3। समझ में आया? तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया बताओ तो 3। x का वैल्यू कितना रखता है 1 तो y इक्वल टू कितना लिखेगा? 2 × 1 + 3। तो यहाँ से क्या 2 कितना आ जाएगा? 5। अब देखो x इक्वल टू कितना रखते हैं? -2 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ तो 2 × -2 + 3 तो -4 + 3 माइनस। आया समझ में? आप देख रहे हो x का वैल्यू जब जब तुम चेंज कर रहा है y अपने आप चेंज हो जा रहा है। नहीं आया समझ में? देखो नहीं आया समझ में क्या? तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जिस पे डिपेंड करता है वही उसका फंक्शन होता है। तो y किस पे डिपेंड करता है बताओ तो? और फंक्शन को लिखने का रिप्रेजेंटेशन है fx। इसी को हम लोग फंक्शन ऑफ x पढ़ते हैं या fx पढ़ते हैं या f of x पढ़ते हैं। बात समझ में आया क्या? तीनों में से कुछ। फंक्शन ऑफ x समझ में आया या fx पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसी को y को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना? 2x +
आया समझ में कि नहीं आया? यानी y समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ तो? y जो है वो किसका फंक्शन है? x का। बात नहीं आया समझ में? एक एग्जाम्पल और सीख लो। यदि ऐसे समझो x इक्वल्स टू 3t² प्लस 2t माइनस 1 ऐसे दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, t का वैल्यू फिर से रखो 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। अब t का वैल्यू कितना रखो? 1, तो ये 1 ये 1, 5 माइनस 1 कितना आ गया? 4 आया। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब x का रहे हैं, t का वैल्यू कितना रखो? -1। यहाँ पे t4 टाइम नहीं है, समझ में आया? -1 रखें तो यहाँ से माइनस, ये भी 1, ये तो 1 हो जाएगा ना, ये लेकिन माइनस, तो -3 + 3 -3 कितना हो जाएगा? आया समझ में कि नहीं है? फिर से देखो, जब जब t का वैल्यू चेंज कर रहा है x अपने आप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब यही हुआ ना कि x जो है वो फंक्शन ऑफ t है। बात नहीं समझ में आया? तो यानी x किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। इसमें y किस पे डिपेंड कर रहा था? x पे। जिस पे डिपेंड करता है ना उसी का फंक्शन मान लो, क्या दिक्कत है? बात नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है? फंक्शन समझ में आया ना? अब ये बात बताओ, जैसे हमारा हाइट है, हम सब का हाइट है, वो किसका फंक्शन होना चाहिए बताओ तो? टाइम का। अरे टाइम ही जब पास होगा तभी ना हमारा हाइट बढ़ेगा। जितना जितना एज बढ़ते जाता है उतना उतना हाइट बढ़ते जाता, एक लिमिट आता है, रुक जाता है वहाँ के बाद। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा थोड़ी है कि कोई बच्चा जन्मा 60 फीट का पैदा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो टाइम का फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हमारा हाइट जो है वो किसका फंक्शन हो गया? टाइम का। घर से तुम यहाँ पे आता है, अरे घर से तुम यहाँ पे आता है ना, टाइम लगता है कि नहीं लगता है? तो जो तुम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो वो भी किसका फंक्शन है? टाइम का ही फंक्शन है। बात समझ में नहीं आया क्या? कोई दिक्कत है तो बोलो। तो फंक्शन समझ में आया? जो चीज़ जिस पे डिपेंड करता है वही उसका क्या होता है? फंक्शन। y किस पे डिपेंड करता है? x का, तो x का फंक्शन हो गया। x किस पे डिपेंड करता है? t का, तो वो t का फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया? चलो अब आगे। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल नहीं, डिफरेंशिएशन। क्या से स्टार्ट करते हैं? डिफरेंशिएशन। समझ में आया? अब डिफरेंशिएशन क्या होता है सो समझो। एक टर्म आप लोग सोचोगे, डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज। किस रेट से चेंज हो रहा है? अब ये जो चेंज होता है ना, चेंज, ये चेंज दो तरीके से होते हैं। कौन से? एक एवरेज चेंज होता है और एक होता है इंस्टेंटेनियस चेंज। समझ में आया? एवरेज चेंज का मतलब होता है लार्ज। ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि हमारा 12 मंथ में ना 1 ईयर में, तो 1 ईयर क्या है? बहुत लार्ज यूनिट नहीं है टाइम का, है ना? सेकेंड तो छोटा सा हो गया। आया समझ में? तो अब 1 फीट का चेंजिंग हुआ है ना? तो अब बताओ हम लोग कितना लिखेंगे? 1 फीट बाय 12 लिखेंगे ना, या 1 ईयर लिखेंगे ना? तो हम लोग उसमें हाइट में चेंजिंग जो है, ऐसे समझो यार। तो एवरेज चेंज सबसे पहले ये समझो, चेंज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हम लोग इस एवरेज चेंज को कितना लिखेंगे? डेल्टा y बाय डेल्टा x। नहीं आया समझ में क्या? अब ये जो डेल्टा है वो क्या करता है? लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? चेंज इन लार्ज इंटरवल। समझ में आया?
इंटरवल क्या होगा, लार्ज होगा। 1 ईयर बहुत लार्ज गैप है ना। अब इंस्टेंटेनियस चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग dy/dx से, समझ में आया। इसमें जो चेंज होगा, चेंज इन स्मॉल इंटरवल, बहुत छोटा सा, यानी पर सेकेंड टाइम में, समझ में आया कि नहीं। हर सेकेंड कितना सा हाइट चेंज हो गया होगा, तो ये क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस चेंज बताता है। बात समझ में आया क्या? तो ये समझ में आ रहा है ना। तो स्मॉल चेंज, तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एट एनी इंस्टेंट, समझ में आया। किसी भी इंस्टेंट पे कितना चेंज हुआ है ये हम लोग बता सकते हैं, किससे, इंस्टेंटेनियस से। ध्यान से सुनो अब अच्छी चीज़ें। देखो जब भी कोई चीज़ में डेल्टा यूज होगा तो समझ जाना कि चेंज हो रहा है, वो लार्ज स्केल में हो रहा है। जब भी d/d लिखा रहेगा तो समझ जाना क्या होगा, इंस्टेंटेनियस चीज़ें होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया। जैसे हाइट में हमारा चेंज हो रहा था ना, तो ΔH/ΔT, तो ये क्या हो गया, चेंज इन हाइट। समझ में आया, क्या लिखेंगे, चेंज इन हाइट। लेकिन हाइट में जो चेंज होगा ना वो क्या होगा, लार्ज चेंज होगा। बात समझ में आया कि नहीं है, लार्ज टाइम में, समझ में आया क्या। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, dH/dt, यानी हाइट जो है ना हमारा पर सेकेंड में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन हाइट पर सेकेंड। बात समझ में आया क्या, समझ में आया। यहाँ पे क्या, चेंज इन हाइट पर ईयर, आया समझ में, कोई दिक्कत है। तो इसी को कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस चेंज इन हाइट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज चेंज इन हाइट। बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है। चलो, तो अब हम यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आया। तो अब हम लोग ध्यान से सुनना सब कुछ, है ना। डिफरेंशिएशन, सबसे पहला जब भी देखो d/d, अब साले काट मत देना इसको, d/d ही लिखा हुआ है, काट दो 1 लिख दो। समझ में आया। ये सिंबल ही है किसका, डिफरेंशिएशन का। आगे से हम लोग ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि उतना लंबा वर्ड है ना, कौन लिखते जाएगा, ठीक है। अब रीड करना सीखो सारा कुछ। अब देखो यहाँ पे लिखे हैं dy/dx, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, y का, विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया। डिफरेंशिएशन किसका हुआ है, y का हुआ है, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आया क्या। तो कंडीशन ये भी है यहाँ पे कि y जो है ना, y मस्ट बी इन फंक्शन ऑफ x, यानी y का डिफरेंशिएशन होना है ना। क्या हो गया, नींद आ रहा है, फिर थक गया है आज पढ़ते पढ़ते सुबह से, हाँ फीवर हो रहा है। चलो थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं आज का। और क्या, dy/dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो किसका डिफरेंशिएशन होना है, y का। तो y जो है ना वो किसका फंक्शन होना चाहिए, x का ही फंक्शन होना चाहिए। बात समझ में आया क्या। यानी इसको यहाँ पे ये लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। बात समझ में आया। इसको एक चीज़ और रीड कर सकते हैं, इसको रीड करते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये जो लिखा है ना
इसको आगे से हम लोग WRT लिखते हैं। समझ में आया? विद रिस्पेक्ट टू पढ़ते हैं इसको अच्छे से, समझ में आया? तो रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ये भी रीड करते हैं। समझ में आया क्या? या इसी को ये भी रीड कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में? कोई दिक्कत? चल जाएगा ना ये? अब यहाँ से थोड़ा सा देख लो। अच्छा, तो ये सब लिख लिया। अब यहाँ से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना इस चीज़ों को, ठीक है? और सब कुछ सीखते हुए चले जाओगे। इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिस में अभी थोड़ा दिन रखोगे ना, धीरे धीरे खून में उतर जाएगा, वो ब्लड में आ जाएगा। समझ में आया? आराम से सीख जाएगा सब कुछ। अब लिखो, विजिबल है ना? कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ध्यान में रखना है। समझ में आया? तो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप ध्यान से देखते जाओ बस, क्या क्या होता है। पहला यानी रूल्स क्या है, फॉर्मूला मतलब रूल्स क्या है, इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये रूल्स है। समझ में आया? इस तरह से फॉलो करते। जैसे देखो, y इक्वल्स टू एक्स के पावर कितना है, बोलो तब समझ में आएगा ज़्यादा, ठीक है? y इक्वल्स टू एक्स के पावर कितना है, n। अब कहेगा कि इसको डिफरेंशिएट करो, कैसे चेंज हो रहा है ये बताओ। तो हम लोग क्या कहेंगे कि dy बाई dx फाइंड करेंगे। ध्यान से देखना है, पहले यहाँ पे चेक कर लो कि y इक्वल्स टू एक्स के पावर कुछ भी है, 2, 3, 5, 1/2 कुछ भी है तो x ही ना। तो y क्या फंक्शन ऑफ x है, तो कितना लिखेंगे, dy बाई dx, तभी लिखेंगे। समझ में आया क्या? ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले का फंक्शन रहता है। इक्वल्स टू dy बाई dx फाइंड किए ना, बताओ y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर n बाई dx। नहीं आया समझ में शायद? अब रूल्स क्या कहता है, ध्यान से देखो, इंस्टेंट समझ में आ जाएगा कि पावर जो भी है मुझे कोई फर्क, पावर जो भी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस है, माइनस है, फ्रैक्शन में, 1/2 में, 3/2, 5/4, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। बात समझ में आया क्या? n से किसको मल्टीप्लाई करना होता है, जिसका फंक्शन होता, जिसको जो भी होता है उसका, और जो भी पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना ही है, करके लिख दो, वही आंसर है। बात नहीं आया समझ में? क्या करना है, जो पावर है, क्या बोले हम, जो पावर है उसको क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी पावर है उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है, 1 करके लिख देना, -1 करके। बात समझ में आया? क्लियर है? चल जाएगा ना यहाँ पे? तो यहाँ से हम लोग जो dy बाई dx लिखेंगे, कितना लिखेंगे, n इंटू एक्स के पावर n माइनस। आया समझ में क्या? चलो एग्जाम्पल करवाएंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू लिखते हैं x के पावर 3, कितना लिखें, तो y किसका फंक्शन है बताओ, x का। तो अपने लोग को क्या चाहिए, dy बाई dx फाइंड करेंगे। तो d x के जगह पे, y के जगह पे x के पावर 3 इंटू dx। देखो x है यहाँ पे, यहाँ भी क्या है, आया समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ से हम लोग जो लिखेंगे, रूल्स क्या बोलता है, जो भी पावर है इस x से मल्टीप्लाई करो और 3 माइनस 1 लिखो। तो यहाँ से dy बाई dx जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताओ तो, 3x²। समझ में आया? एक एग्जाम्पल और देख लो, y इक्वल्स टू एक्स के पावर -5, सॉरी, देखो y इक्वल्स टू एक्स के पावर -5 है ना। अब इसको तुम लोग बताएगा क्या लिखें, dy बाई dx, dy की जगह पे कितना लिख लें, बाई dx, dy बाई इक्वल्स टू पावर कितना है, तो -5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। पावर कितना है, अब कितना लिखना पड़ेगा, तो बताओ
डी वाई वाई कितना है इसका, आया समझ में आंसर। टफ है जा रहा है क्या, सबसे आसान है कि नहीं है। बस अब लास्ट x इक्वल्स टू टी के पावर 3/4। तुम लोग बताओ यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, dt/dx। समझ में आया क्या, ये पहले पहचानो x जो है ना वो किसका फंक्शन है, t का, तो हमको क्या चाहिए होता है dx/dt। समझ में आया क्या, इक्वल्स टू डी, x के जगह पे कितना है बाई, यहाँ से देखो dx/, इक्वल्स टू कितना है ये ना पावर 3/4, t 3/4 -1, तो यहाँ से कितना लिखेगा 3/4, x के पावर -4/3 ना। अच्छा यहाँ पे कितना लिखेगा, एलसीएम तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है ना, तो 4, 3 - 4 तो कितना आ जाएगा बताओ तो, तो यहाँ से dx/dt जो आ जाएगा 3/4 t के पावर -1/, आया समझ में, यही है ठीक है। अब इसको घर से करके लाना क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं अभी, ठीक है। पहला y इक्वल्स टू एक्स के पावर -4/3, दूसरा क्वेश्चन y इक्वल्स टू एक्स के पावर 4, तीसरा क्वेश्चन y इक्वल्स टू टी के पावर -9, फोर्थ x इक्वल्स टू टी के पावर q, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, करके लाना, ओके ठीक। अब आगे देखो, दूसरा रूल देखो, यदि y इक्वल्स टू, क्या बोले हम, y इक्वल्स टू k इंटू एक्स के पावर n, वहाँ पे k क्या है कांस्टेंट, आगे से हम इसको ऐसे लिखेंगे, बात समझ में आया, कांस्टेंट, क्लियर है। अब यहाँ से देखो इसका रूल्स क्या है, तो हमको चाहिए, देखो कांस्टेंट कुछ भी है, फंक्शन तो x ही है ना, तो dy/, तो dy/dx, देखो इसका देखो d, अब y के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ तो, k इंटू एक्स के पावर n/dx। समझ में आया, चीज़ें फैक्ट है, ध्यान से देखना, dy/dx इक्वल्स टू, देखो k क्या है कांस्टेंट ना, कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन से बाहर लाओ, क्या करो बाहर, तो डिफरेंशिएशन से बाहर, तो d इंटू एक्स के पावर n/dx। आपको नहीं लगता है कि ये कुछ देखा देखा लग रहा है, पहला ही वाला तो है, तो यहाँ से हमारा जो dy/dx आया है वो कितना आया है, k इंटू n इंटू एक्स के पावर n-1 ही लिखेगा ना। अब ध्यान से देखो तो dy/dx यहाँ से कितना गया, k इंटू n एक्स के पावर n-1। बात समझ में आया या नहीं आया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आया क्या, समझ में आ गया होगा, चलो लिख लो, हो गया। चलो अब एग्जाम्पल करेंगे ना हम लोग, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला देखो y इक्वल्स टू 2x के पावर कितना 5, डिफरेंशिएशन करें तो dy/, सबसे पहले देखो y किसका फंक्शन है, x का, तो dy/dx, तो d 2x के पावर 5/dx, कांस्टेंट कौन है 2, तो 2 क्या हो जाएगा बाहर, तो 2 बाहर, d ऑफ x के पावर 5/dx। अब यहाँ से dy/dx इक्वल्स टू 2 है ना। अब देखो यहाँ से इसका अलग है ना, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x को और 5 - 1 लिखेंगे, तो dy/dx इक्वल्स टू 2 5 इंटू एक्स के पावर कितना आ जाएगा 4। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई ही है ना, तो dy/y इक्वल्स टू 10 एक्स के पावर कितना आया, समझ में क्या, सिंपल सा फंडा है ना।
चलो दूसरा एग्जाम्पल में बताओ। x इक्वस टू 3t माइनस 4/5, ऐसा है कुछ, समझ में आया? करना कुछ नहीं है, यहाँ पे फिर से देखो, ये जो x है वो किसका फंक्शन है? t का। आया समझ में? तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? dx/dt, जिसका फंक्शन हो तो वो हमेशा नीचे में। तो x के जगह पे कितना लिख सकते हैं? 3 इंटू टी के पावर माइनस 4/5 बाई dt। तो dx/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है? पिछले वाले में भी 3 ही था क्या? 2 था। लो माइनस लगाता है, क्या लगाया? -3। ओके, कोई दिक्कत नहीं, -3 है तो -3 क्या आ जाएगा बाहर? d, t के पावर कितना? -4/5 बाई dt। अब ध्यान से देखो, फिर से यहाँ से ये समझ में आ गया हो, क्या लिखेंगे? dx/dt इक्वल टू -3। अब यहाँ पे देखो, जो भी ये पावर है वो तो t से मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना है? -4/5t, तो -4/5 माइनस, यही लिखेगा ना, dx/dt इक्वल टू -3 -4/5। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज़ सिखाते हैं, जब भी ये -1 रहता है ना, तो जो यहाँ पे तुझे दिखे, समझ में आया? प्लस है तो उससे प्लस के साथ ऑपरेट करो, माइनस है तो जोड़ करके हटा। देखो यहाँ पे कितना है? -5 हो जाएगा, तो -5 और -4 -9, तो ये हो जाएगा -9/5। तो dx/dt इक्वल टू इस माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12/5t -9/5। आंसर आ गया समझ में कि नहीं आया? टफ जा रहा है क्या? नॉर्मल है ना? चलो होमवर्क लिख लो, इसको घर से करके लाना, ठीक है? y इक्वल टू 3t के पावर q, y इक्वल टू -4/3 x के पावर 3/4 माइनस y इक्वल टू 4t के पावर -9/2 x इक्वल टू 4t क्यूब। फिफ्थ h इक्वल टू 9t 3/2, इतना करके लाना, ठीक है? चलो अब हम लोग आगे देखें क्या? हो गया होगा ना ये, या कोई दिक्कत है? चल जाएगा? चलो अब ये हो गया पूरा। अब देखो दूसरा, कितना? थर्ड लिखेंगे ना हम लोग, तो अब थर्ड लिखते हैं क्या? y इक्वल टू k, और k क्या है हम लोग जानते ही हैं, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है? अभी अब हम जस्ट बोले थे कि डिफरेंशिएशन तुझे चाहिए ना, तो मान लो कि dy y मुझे क्या चाहिए? dx चाहिए। अब बताओ k ही है, x तो है ही नहीं, फंक्शन कहाँ से रह गया? फंक्शन नहीं है ना, तो अब इसको फंक्शन बनाओ, समझ में आया? और वो कैसे बनेगा सो देखो आप, समझ में आया क्या? y क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, तभी तो है। अब नहीं है तो इसको हम लोग देखो कैसे बनाते हैं। क्या हम लोग अभी जस्ट बोले थे ना, दुनिया में किसी का भी पावर 0 रखते तो वैल्यू, तो अब देखो y इक्वल टू के इंटू एक्स के पावर कितना लिख सकते हैं? 0। अभी भी तो k ही लिखा हुआ है, अब तो y के का x का फंक्शन हो गया। तो अब हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? dy बाई dx। देखो तुम्हारा हम x लिखें तो ज़रूरी नहीं है, तुम कुछ भी फाइंड कर सकते हो, dy बाई dt भी फाइंड कर सकते हो। प्रॉब्लम बस यही होगा कि y को अब किसका फंक्शन बनाना पड़ेगा? t का, बस हो गया। जहाँ पे x रखो वहाँ पे t रख दो, आ जाएगा। कोई भी जिसमें तुमको कंफर्टेबल फील करो, कोई समझ में आएगा? तो dy बाई क्या चाहिए मुझे? dx चाहिए। अब dy बाई क्या चाहिए? मुझे dx चाहिए। तो देखो, तो dy के जगह पे कितना लिख सकते हैं? k इंटू एक्स के पावर 0 बाई dx। तो जो कांस्टेंट है k बाहर आ जाएगा, d ऑफ x के पावर कितना? 0 बाई
dx। अब ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स इक्वस टू के इंटू, हम बोले थे ना जो भी पावर होता है उसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 इंटू एक्स, 0 माइनस 1, यही लिखेगा ना। और दुनिया में जब भी ये आ गया है किसी भी नंबर को क्या कर देगा, 0। तो बताओ तो dy बाई डी एक्स कितना आया, 0। तो यानी ये समझ में आया डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म विल बी 0। समझ में आया। दुनिया में कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन यदि तुमसे पूछे तो आंख बंद करके क्या करो, 0। बात समझ में आया। चलो इसको लिख लिए। एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे y इक्वस टू लिखते हैं 2, तो सीधे तुमसे पूछे कि dy बाई डी एक्स कितना होगा तो 0, और यदि पूछे तुमसे dy बाई डी टी भी कितना होगा, समझो कुछ भी तुमसे पूछे 0 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है और किस कांस्टेंट को किसी के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, आया ना आंसर 0 ही है। बात समझ में आया। तुमसे पूछे कि y इक्वस टू -4/3 है, बताओ तो डिफरेंशिएशन कितना लिखेंगे, आया समझ में कि नहीं आया। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, बात खत्म। आया समझ में क्या, कोई दिक्कत है? चलो एक टॉपिक देख लो आप, या आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।